प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हमें जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रमाण के आधार पर मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। लेकिन इस सभ्यता का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, इसके संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं। एक तो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है और दूसरा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। देशी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रमुख नेतृत्वकर्ता अमलानंद घोष हैं तथा विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों में गार्डन चाइल्ड, फेयर सर्विस आदि विद्वान हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के देशी उत्पत्ति के सिद्धांत का अर्थ यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं से बाहर से आयातित नहीं है, बल्कि भारत में ही इसका विकास हुआ है। जबकि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का मत है कि विदेशियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। जो सर्वाधिक मान्य मत हैं उनमें है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास द्रविड़ों के द्वारा हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आर्यों ने किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ तथा कुछ विद्वानों का मानना है कि बलूची ग्राम संस्कृतियों ने सिंधु घाटी सभ्यता जैसी विशाल सभ्यता को जन्म दिया। और कुछ विद्वानों का मानना है कि सोथी संस्कृति, जो कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, सोथी संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है। अब हम इन मतों का विश्लेषण करते हैं कि कहाँ तक ये मत सही हैं और कहाँ गलत हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास द्रविड़ों के द्वारा हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना द्रविड़ के द्वारा की गई। इस सिद्धांत को मानने वालों की अवधारणा यह है कि आर्यों के पूर्व द्रविड़ सिंधु घाटी में निवास करते थे, इसलिए सिंधु लिपि द्रविड़ लिपि से मिलती है। द्रविड़ों के धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। जैसे द्रविड़ों में लिंग पूजा, योनि पूजा, शिव पूजा और मातृदेवी की पूजा होती थी और इनकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में भी होती थी। यानी धार्मिक आधार पर इन दोनों में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल मिले हैं उनमें भूमध्य सागरीय लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि द्रविड़ों में भी दिखाई देते हैं। इसलिए प्रजाति समानता के आधार पर भी द्रविड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का जनक माना जाता है। लेकिन इस मत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि द्रविड़ सभ्यता जहाँ ग्रामीण सभ्यता थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। हाँ, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं में कुछ तत्व समान थे। अतः द्रविड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक नहीं माना जा सकता। फिर
कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की। इस मत को मानने वालों का जो आधार है वह है सर्वप्रथम निवास स्थान यानी भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ये लोग मानते हैं कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की, क्योंकि आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान था वो अफगानिस्तान तथा पंजाब था। अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। ऋग्वेद में जिन पवित्र नदियों का उल्लेख किया गया है वे नदियां सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। दूसरा कारण है कि आर्य, जैसा कि कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग ईरान और अफगानिस्तान से भारत में आए थे और पश्चिमोत्तर सीमा पर उनका प्रारंभिक निवास स्थान बना। आर्यों को सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक स्वीकार करना संभव प्रतीत नहीं होता है। जिस प्रकार द्रविड़ों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, वैसे ही आर्यों की सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। ऋग्वेद में आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र था और इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला, अर्थात पुरों या नगरों को नष्ट करने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक नहीं हो सकता। आर्यों का समाज जहाँ पितृसत्तात्मक समाज था, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। यानी ऋग्वैदिक आर्य पुरुष प्रधान थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ प्रधान थे। आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विश्वास, देवी देवता सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थे। आर्थिक जीवन में हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों की सभ्यता में बहुत अंतर था। जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से व्यापारिक सभ्यता थी। आर्य लोग रथ, घोड़े और लोहे के प्रयोग से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इससे अनभिज्ञ थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे की पूजा नहीं करते थे, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। आर्यों के लिए गाय सर्वप्रमुख थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी, जबकि आर्यों को लिखना नहीं आता था। आर्यों के ग्रंथ जो थे वे मौखिक थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में या आर्यों के काल में शिव की पूजा नहीं की जाती थी। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक नहीं हो सकते। एक और आधार है समय का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मार्शल ने इसकी तिथि निर्धारित जो की है 3150 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, जबकि आर्यों का आगमन काल है 1500 ईसा पूर्व में आते हैं और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का काल माना जाता है। अतः इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि आर्य भी सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक नहीं हैं। कुछ विद्वानों जैसे मार्टिन व्हीलर, डी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड आदि विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता का विकास मेसोपोटामियाई
सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ। मार्टिन व्हीलर के अनुसार भारत में नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया की देन है। गार्डन चाइल्ड का मानना है कि हड़प्पा के नगरों का उदय मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ। उनका तो मानना यह है कि स्वयं मेसोपोटामिया के निवासी बलूचिस्तान आए और बाद की सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता की स्थापना की। यहाँ तक कि डीडी कौशाम्बी का मानना है कि मिस्र, मेसोपोटामिया और हड़प्पा संस्कृति के निर्माता एक ही मूल के थे। लेकिन इस मत को भी बहुत मजबूती के साथ नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी असमानताएं भी हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पक्ष में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं कि इस सभ्यता का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया के सुमेर में हुआ। वहाँ से सभ्यता की भावना मिस्र, उसके पश्चात भारत आई। क्रैमर नामक विद्वान का मानना है कि 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर में उबेदी भारत आए और यहाँ नगरीय सभ्यता की स्थापना की। मार्टिन व्हीलर का तर्क है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार, गढ़ी तथा बुर्ज में लकड़ी के सहतीरों का प्रयोग हुआ है और इनके निर्माता कच्ची ईंटों से भवन का निर्माण करते थे। इस प्रकार भवन निर्माण की प्रक्रिया सुमेर में प्रचलित थी। अतः सिंधु घाटी सभ्यता का जनक मेसोपोटामियाइयों को माना जा सकता है। भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एच.डी. संकालिया के अनुसार बलूचिस्तान के कुछ स्थल से सुमेर के समान जिगुरात एक प्रकार का चबूतरा होता है, ठीक है। तो एच.डी. संकालिया का मानना है कि बलूचिस्तान में कुछ स्थलों से सुमेर के समान जिगुरात एक प्रकार के चबूतरे जो नीचे चौड़े और ऊपर संकरे थे के अवशेष मिले हैं, जो बलूचिस्तान में सुमेरी प्रभाव को दर्शाते हैं। मार्टिन व्हीलर की भी धारणा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कृत्रिम चबूतरे सुमेरी जिगुरात के ही अवशेष हैं, जो राजतंत्र की प्रेरणा से बने थे। लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया का बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे हड़प्पा और सुमेरी सभ्यता के मूलभूत अंतर की ओर ध्यान दिया गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। एकमात्र अपवाद कालीबंगा है, जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। लिपि के आधार पर भी अंतर देखा जा सकता है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि है, वहीं सुमेरियाई लिपि कीलनुमा क्यूनिफॉर्म में है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? भावचित्रात्मक है, सांकेतिक है, पिक्टोग्राफिक या आइडियोग्राफिक थी। हड़प्पा लिपि में लगभग 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जबकि सुमेरियाई लिपि में 900 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना एवं जल तथा नालियों की व्यवस्था सुमेरियाई सभ्यता से अधिक उन्नत और विकसित थी। सुमेर में मंदिरों और पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व नहीं मिला है। मेसोपोटामिया और मिस्र के समान हड़प्पा संस्कृति में
बड़े कब्रगाह नहीं पाए गए हैं। दोनों सभ्यताओं के मृदभांडों, मृण मूर्तियों और मुहरों में भी अंतर है। इस प्रकार इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना सुमेरी लोगों ने की अथवा सुमेरी प्रभाव के कारण इस सभ्यता का विकास हुआ। हाँ, यह कहा जा सकता है कि दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध था, और जब व्यापारिक संबंध हुआ होगा तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ इन लोगों ने सीखा होगा, और कुछ चीज़ें मेसोपोटामिया के लोगों ने सीखी और कुछ चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सीखी होंगी। एक अन्य मत है, उसका मानना है कि बलूचिस्तान की ग्राम संस्कृतियों का महत्वपूर्ण योगदान है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास में ईरानी बलूची ग्राम संस्कृतियों का मुख्य और महत्वपूर्ण योगदान है। बलूचिस्तान और सिंध में किए गए नवीन उत्खननों के आधार पर ब्रिगेट और आल्चिन दंपत्ति, फेयर सर्विस और रोमिला थापर जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति इन्हीं ग्राम संस्कृतियों के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। जैसे किलीकुल मुहम्मद, राणा घुंडई, चानुदड़ो, हड़प्पा, आमरी, कोडदीजी आदि स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। वे इस ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व भी इन स्थलों पर सभ्यता का विकास हुआ था। रोमिला थापर सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में नाल और कुली संस्कृतियों का योगदान मानती हैं। फेयर सर्विस एक प्रसिद्ध विद्वान है। इसने दक्षिण मध्य बलूचिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, सिंध, राजस्थान, गुजरात में हुए पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से हुआ है और इसमें ईरानी और बलूची ग्राम संस्कृतियों का व्यापक योगदान है। इन संस्कृतियों का क्रमिक रूप से भारतीयकरण हुआ, जिसमें धर्म की प्रमुख भूमिका थी। इन्हीं ग्राम संस्कृतियों का विकसित स्वरूप सिंधु सभ्यता के नगरी सभ्यता में दिखाई देती है। फेयर सर्विस ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरी विकास में इन ग्राम संस्कृतियों के योगदान को 5 चरणों में देखा है। प्रथम चरण सीमित कृषि एवं ग्रामीण व्यवस्था, द्वितीय चरण उन्नत कृषि एवं ग्रामीण व्यवस्था, तृतीय चरण स्थायी एवं विकसित ग्राम संस्कृति, चतुर्थ चरण नगरीकरण का काल और पांचवा चरण आर्थिक पतन तथा इंडो ईरानी सीमावर्ती क्षेत्रों का त्याग है। तो फेयर सर्विस ने इस 5 चरणों में ईरानी बलूची संस्कृतियों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को मानते हैं, लेकिन इसको भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता की देशी उत्पत्ति का सिद्धांत या भारत में उद्भव का सिद्धांत। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, इसका उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम 1600 और 1400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। यह उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में भगतराव डैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गंडोर तक विकसित थी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि एक दिन में ही इतनी बड़ी सभ्यता को आयातित किया जा सकता है और इतने बड़े भूभाग पर, इतने बड़े क्षेत्रफल पर एक दिन में इस सभ्यता का उद्भव हुआ होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय उद्गम
और विकास के सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं क्रमिक विकास भारत में ही हुआ। राजस्थान में सोथी संस्कृति, राजस्थान में सोथी, कालीबंगा और अन्य महत्वपूर्ण स्थल प्राक हड़प्पाकालीन मृदभांडों से मिलते जुलते हैं। पुरातात्विक उत्खनन से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है। अमलानंद घोष जो देसी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं, अमलानंद घोष के अनुसार इस सोथी संस्कृति का हड़प्पा सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक स्थानों पर सोथी और हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड राजस्थान में साथ साथ मिलते हैं। इसी प्रकार सुरकोटडा गुजरात में भी कालीबंगा के प्रथम चरण और सिंधु सभ्यता के बर्तन साथ साथ मिलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ समय तक दोनों संस्कृतियां साथ साथ विकसित हुईं। अमलानंद घोष का मानना है कि भारत के लोगों ने ही मेसोपोटामिया से नागरिक जीवन का भाव ग्रहण कर अपने विकासशील मस्तिष्क का प्रयोग करके सुमेर से अच्छे नगरों का निर्माण किया। आर्थिक संपन्नता के लिए इन लोगों ने सुमेरियाइयों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अमलानंद घोष का मानना है कि मोहनजोदड़ो के निवासी वर्तमान समय के सिंधुवासियों, हड़प्पा निवासियों, पंजाबियों और गुजरातियों से मिलते हैं। उनका यह अनुमान है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त नरकंकाल के शोध पर से जो प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। अन्य विद्वान जैसे आलचिन दंपत्ति का भी मानना है कि सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता की आरंभिक संस्कृति थी। गणेश्वर क्षेत्र में जो खेतड़ी की खान जो है तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतड़ी से तांबे का आयात करते थे। तो जो राजस्थान में गणेश्वर है, गणेश्वर संस्कृति जो खेतड़ी ताम्र के अंचल के निकट था, 2800 से 2200 ईसा पूर्व के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति भारत भूमि में हुई, भारतीय उपमहाद्वीप में हुई, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अब किसी एक मत को पूर्ण रूप से स्वीकार करना कठिन है कि द्रविड़ों ने इस सभ्यता को स्थापित किया, कि आर्यों ने स्थापित किया, कि बलूची ग्राम संस्कृतियों के कारण हुआ, कि भारत में ही विकास हुआ। क्योंकि सभी लोगों का मानना, सभी लोगों के मत को एक साथ रख करके ही देखने की संभावना बनती है। क्योंकि कुछ न कुछ तत्व हर सभ्यता से, हर संस्कृति से, हर समूह से लोगों ने लिया होगा। तो जब हम इन मतों की समीक्षा करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और विकास के संबंध में किसी एक मत को स्वीकार करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। और यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक क्रमिक विकास के प्रक्रिया की परिणाम थी, जिसका विकास धीरे धीरे हुआ। पहले वह ग्राम्य संस्कृति थी, ग्राम्य संस्कृति में अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन के पश्चात व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ ही नगरों का उद्भव हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता एक विश्व प्रसिद्ध नगरीय सभ्यता के रूप में आज भी
विद्यमान है और आगे भी विद्यमान रहेगी। अतः यह कहा जा सकता है, जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कहा जा सकता है वह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव एक क्रमिक विकास के प्रक्रिया का परिणाम। थैंक यू।